क्या आप कभी ऐसे किसी व्यक्ति से मिली हैं जो किसी भी कमरे में जाता है और बस तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है? मेरा मतलब किसी बहुत शोर मचाने वाले इंसान से नहीं है, बल्कि कोई ऐसा जिसकी एक अलग ही वाइब होती है। लोग बस उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। हाँ, बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप सोचते हैं कि उनमें ऐसा क्या खास है, तो आप उंगली नहीं रख पाते। वो सबसे ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल नहीं होते, ना ही वो कमरे में सबसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। लेकिन उनमें एक एक करिश्मा, एक चार्म होता है, जो उन्हें सबसे जोड़ देता है। एग्जैक्टली और यही वो कला है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ये लोग किसी से भी बात करने की कला जानते हैं। आज हम लेयर लॉन्डेस की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन के सबसे असरदार आइडियाज पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये किताब सिर्फ कुछ टिप्स नहीं देती, बल्कि ये उन छोटे छोटे रहस्यों को खोलती है जो हमारे आत्मविश्वास, रिश्तों और यहाँ तक कि हमारी सफलता को पूरी तरह से बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें किताब के सबसे बड़े और सबसे एम्पावरिंग आइडिया से शुरू करना चाहिए कि अच्छा कम्युनिकेटर होना कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है। ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। करिश्मा कोई जादू नहीं है, ये असल में सीखी जा सकने वाली टेक्निक्स का एक सेट है। हर आत्मविश्वासी इंसान, चाहे उसे पता हो या ना हो, कुछ खास पैटर्न फॉलो करता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज़ का टोन, उनके रुकने का अंदाज। एक बार जब आप इन नियमों को समझ लेते हैं, तो कोई भी इस खेल में बेहतर हो सकता है। चलिए इसी को खोलते हैं। किताब का एक हिस्सा जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये था कि लोग हमारे बारे में राय तब बना लेते हैं जब हमने एक शब्द भी नहीं बोला होता। हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब बिना बोले हम जो कहते हैं, वो इतना ज्यादा मायने रखता है। ये असल में हमारी बातचीत की नींव रखता है। हमारे शब्द उस नींव पर बनी इमारत हैं। लेकिन अगर नींव ही कमजोर है, तो शब्द उतने असरदार नहीं हो पाते। बिल्कुल। किताब में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि द स्लो स्माइल। मुझे पढ़कर पहले थोड़ा अजीब लगा, जैसे किसी फिल्म का विलन हो। हाँ 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 हाँ, मैं समझ सकता हूँ। नहीं नहीं, इसका मतलब थिएट्रिकल होना नहीं है। इसका मकसद ये है कि आपकी मुस्कान ज्यादा सच्ची लगे, ज्यादा पर्सनल। जब आप किसी को देखकर तुरंत एक बड़ी सी स्माइल देते हैं, तो वो थोड़ी बनावटी लग सकती है, जैसे आपने हर किसी को वही स्माइल दी हो। लेकिन जब आपकी नजरें किसी से मिलती हैं, आप एक पल रुकते हैं और फिर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान धीरे धीरे आपके चेहरे पर आती है, तो ये उस इंसान को महसूस कराता है कि ये मुस्कान सिर्फ उन्हीं के लिए है। ये ज्यादा ऑथेंटिक लगती है। और इसके साथ ही आरामदायक आई कांटेक्ट बनाए रखना, घूरना नहीं, बल्कि एक शांत और खुला संपर्क। और एक और चीज, अपनी बॉडी को खुला रखना। किताब में बताया गया है कि हाथ बांधकर या सिकुड़कर खड़े होना एक डिफेंसिव सिग्नल भेजता है, जैसे आप सामने वाले को अपने पास नहीं आने देना चाहते। बिल्कुल ये एक अदृश्य दीवार बनाने जैसा है। बिल्कुल। वहीं जब आप अपनी बाहें खुली रखते हैं, थोड़ा रिलैक्स्ड होके खड़े होते हैं, तो आप अनजाने में ये संदेश दे रहे होते हैं कि मैं खुला हूं और आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। ये सब हमारे दिमाग के बहुत पुराने हिस्से पर क्या कहते हैं, लिम्बिक ब्रेन पर असर डालता है, जो सुरक्षा और खतरे के सिग्नल पड़ता है। किताब की एक लाइन इस पूरी बात को बहुत अच्छे से बताती है। आपका शरीर आपके मुंह से पहले आपका परिचय देता है। वाह! तो मान लीजिए कि हमारी बॉडी लैंग्वेज सही है, हमने एक अच्छी धीमी मुस्कान दी है। अब बातचीत के सबसे डरावने हिस्से पर आते हैं, पहली छाप, वो पहले कुछ सेकंड्स। किताब कहती है कि यह कुछ ही सेकंड में बन जाती है और इसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग तेजी से शॉर्टकट लेना पसंद करता है। वो तुरंत किसी को एक बॉक्स में डाल देता है ताकि उसे समझने में आसानी हो। हमारा काम ये पक्का करना है कि वो बॉक्स पॉजिटिव वाला हो। इसके लिए किताब में बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल टेक्निक दी गई है, किसी का नाम इस्तेमाल करना। वैसे मुझे ये हमेशा से पता था, पर मैंने इसके असर को शायद कम आंका था। किताब में एक लाइन है, लोगों के लिए उनके नाम की आवाज दुनिया का सबसे मीठा संगीत है। ये बिल्कुल सच है, लेकिन इसमें एक चेतावनी भी है। अगर आप किसी का नाम बार बार बनावटी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक सेल्समैन वाली ट्रिक लगती है और इसका उल्टा असर होता है। जैसे, तो राहुल, आप क्या सोचते हैं? वैसे राहुल, ये एक अच्छा पॉइंट है, धन्यवाद राहुल। ये बहुत अजीब लगता है। हाँ, मैंने ये अनुभव किया है। ये बहुत इरिटेटिंग हो सकता है। तो इसका सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका है इसे किफायत से इस्तेमाल करना। शायद बातचीत की शुरुआत में एक बार और अंत में एक बार। जैसे, आपसे मिलकर अच्छा लगा राहुल। ये दिखाता है कि आपने उनका नाम याद रखने की जहमत उठाई, जो अपने आप में सम्मान की निशानी है।
एक और तकनीक है दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा और टोन से मेल बिठाना, जिसे मिररिंग भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा और बताइए। क्या इसका मतलब है कि हमें उनकी नकल करनी है? नहीं नहीं, नकल नहीं, तालमेल बिठाना। सोचिए अगर कोई बहुत शांत और धीरे धीरे बात कर रहा है और आप वहां जाकर बहुत ऊंची आवाज में और तेजी से बात करना शुरू कर दें, तो एक तालमेल की कमी महसूस होगी, दोनों असहज हो जाएंगे। वहीं अगर आप भी अपनी आवाज और रफ्तार को थोड़ा धीमा कर लें तो एक कनेक्शन बनता है। ये सब अनजाने में होता है, लेकिन ये सामने वाले को ये सिग्नल देता है कि आप और मैं एक जैसे हैं। इसका लक्ष्य किसी को प्रभावित करना नहीं है, बल्कि उन्हें सहज और महत्वपूर्ण महसूस कराना है। ये पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। मैं कैसी दिख रही हूँ से हटकर मैं सामने वाले को कैसा महसूस करा रही हूँ पर ध्यान देना। और ये हमें सीधे सुनने की कला पर लाता है, जिसे किताब में एक गुप्त हथियार कहा गया है। ये विचार ही अपने आप में थोड़ा अजीब है कि सबसे अच्छे बात करने वाले लोग असल में सबसे कम बोलते हैं। अजीब लगता है, लेकिन ये सच है, क्योंकि जब आप सुन रहे होते हैं तो आप सिर्फ चुप नहीं होते, आप 3 बहुत जरूरी काम कर रहे होते हैं। 1, आप जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं। 2, आप सम्मान दे रहे होते हैं। और 3, आप सामने वाले को खुद को व्यक्त करने का मौका दे रहे होते हैं, जो हर इंसान को पसंद है। बिल्कुल। किताब में इसके लिए कुछ बहुत आसान ट्रिक्स दी गई हैं, जैसे सुनते हुए सिर हिलाना या अच्छा जैसी छोटी छोटी आवाजें निकालना, और एक और टेक्निक जिसे पैरेटिंग कहा गया है। हाँ, पैरेटिंग या तोते की तरह दोहराना। लेकिन इसका मतलब पूरी लाइन दोहराना नहीं है, बस सामने वाले के कहे आखिरी कुछ शब्दों को एक सवाल के लहजे में दोहराना। जैसे अगर कोई कहता है इस हफ्ते मेरा काम बहुत हेक्टिक था, तो आप बस कह सकते हैं हेक्टिक था और ये काम करता है, मैंने इसे आजमाया है। ये सामने वाले को और ज्यादा बताने के लिए उकसाता है। उन्हें लगता है कि आप सच में दिलचस्पी ले रही हैं। बिल्कुल। और ये आपको अगली लाइन सोचने के दबाव से भी बचाता है। ज्यादातर लोग अजीब चुप्पी से डरते हैं, वो जो ऑकवर्ड साइलेंस होता है। उन्हें लगता है कि अगर बातचीत रुक गई तो ये उनकी नाकामी है, इसलिए वो कुछ भी बोलने की कोशिश करते हैं। किताब सिखाती है कि इसका समाधान चतुराई भरी बातें खोजना नहीं है, बल्कि अपनी जिज्ञासा को सामने लाना है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो फॉलोअप सवाल अपने आप आते हैं। और हमेशा ओपन एंडेड सवाल पूछें। क्या आपको अपनी ट्रिप पसंद आई? ये एक हाँ नहीं वाला सवाल है। इसकी जगह पूछें आपकी ट्रिप का सबसे यादगार हिस्सा क्या था? मुझे किताब की एक लाइन याद आ रही है, बात करने से ज्यादा तेजी से सुनना विश्वास पैदा करता है। ये बहुत गहरी बात है। और एक और लाइन थी, बुद्धिमानी से ज्यादा दिलचस्पी काम आती है। क्योंकि दिलचस्पी सच्ची होती है, बुद्धिमानी का प्रदर्शन करना पड़ सकता है। लोग उस असलियत को पहचान लेते हैं। जब कोई आप में सच्ची दिलचस्पी दिखाता है तो आप अपने आप उनके प्रति ज्यादा खुल जाते हैं। ये इंसानी स्वभाव है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद हर कोई जानना चाहता है। तुरंत पसंद कैसे किया जाए और आत्मविश्वास कैसे दिखाया जाए। किताब का एक मूल सिद्धांत है कि लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस कराते हैं। ये हर रिश्ते की नींव है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। हम उन लोगों के पास वापस जाना चाहते हैं जिनकी मौजूदगी में हम बेहतर महसूस करते हैं। इसके लिए किताब कुछ नियम बताती है, जैसे सच्ची तारीफ करना, किसी की बात को कभी बीच में ना काटना और उनकी भावनाओं को मान्य करना, यानी वैलिडेट करना। ये वैलिडेट करने वाला पॉइंट मुझे बहुत दिलचस्प लगा। यहीं पर किताब एक बहुत ही बारीक लेकिन शक्तिशाली विचार सामने लाती है। सहमति से ज्यादा शक्तिशाली स्वीकृति है। ये एक एडवांस्ड कम्युनिकेशन स्किल है और ये रिश्तों को बदल सकती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि किसी से कनेक्ट करने के लिए उनसे सहमत होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वीकृति और सहमति में बहुत बड़ा फर्क है। इसे एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए मेरा कोई दोस्त अपने बॉस की शिकायत कर रहा है और मुझे अंदर से लग रहा है कि शायद गलती मेरे दोस्त की ही है। मैं उससे असहमत हूँ। मैं इस स्थिति में उसकी भावनाओं को कैसे स्वीकार करूं बिना उससे सहमत हुए? बहुत अच्छा सवाल है। इस स्थिति में सहमति होगी ये कहना, हाँ तुम्हारा बॉस बहुत बुरा है, तुम सही हो, लेकिन आप ऐसा नहीं मानते। स्वीकारती होगी ये कहना, यार मैं समझ सकता हूं कि ये तुम्हारे लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा, या ये सुनकर लग रहा है कि तुम बहुत तनाव में हो। यहां आप उनके बॉस के बारे में कोई फैसला नहीं सुना रहे, आप सिर्फ उनकी भावना, उनकी फ्रस्ट्रेशन या तनाव को पहचान रहे हैं और उसे स्वीकार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं तुम्हारी भावना को समझता हूं। ये सामने वाले को महसूस कराता है कि उन्हें सुना और समझा गया है, भले ही आप उनकी बात से सहमत ना हो। ये बहस को खत्म कर देता है और कनेक्शन बनाता है। ये तो कमाल की तकनीक है ना? ये टकराव को कम करके समझ को बढ़ाती है। अब इसे आत्मविश्वास से जोड़ते हैं। किताब के अनुसार
सच्चा आत्मविश्वास शांत होता है, शोर शराबा नहीं। इसके लिए भी कुछ बहुत ही सरल सुझाव हैं, जैसे कि थोड़ा धीरे बोलना। हाँ, जो लोग घबराए हुए होते हैं वे अक्सर बहुत तेजी से बोलते हैं, जैसे वो जल्दी से अपनी बात खत्म करके वहां से भाग जाना चाहते हैं। धीरे बोलने से ये आभास होता है कि आप अपनी बात पर यकीन करते हैं और आपको लगता है कि आपकी बात सुनने लायक है। और अपनी आवाज का टोन थोड़ा गहरा रखना, और सबसे जरूरी आ जैसे फिलर शब्दों से बचना। मैं खुद इसकी बहुत दोषी हूं। हम सब हैं, लेकिन चुप्पी इन फिलर शब्दों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। बातचीत में छोटे छोटे ठहराव यानी पॉज लेना आपको कमजोर नहीं दिखाता, बल्कि ये आपको सोचने का समय देता है और आपके शब्दों को ज्यादा वजनदार बनाता है। जब आप रुककर सोचकर कुछ बोलते हैं तो लोग आपके अगले शब्द का इंतजार करते हैं। वो चुप्पी ध्यान खींचती है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है, और सबसे अच्छी बात यह है कि किताब कहती है कि ये नियम सार्वभौमिक है। चाहे आप किसी अजनबी से मिल रही हो, किसी जॉब इंटरव्यू में हो, या अपने किसी बड़े रिश्तेदार से बात कर रही हो, ये मूल सिद्धांत हमेशा काम करते हैं। क्योंकि ये नियम संस्कृति या भाषा पर नहीं बल्कि इंसानी मनोविज्ञान पर आधारित हैं। और हम सब इंसान मूल रूप से एक जैसे ही हैं। हम सब चाहते हैं कि हमें देखा जाए, सुना जाए और सम्मान दिया जाए। बिल्कुल। तो अगर हम इन सारी तकनीकों का सार निकालें तो ये बस इतना है, दूसरों को ये महसूस कराओ कि वो महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसे महत्व दिया जा रहा है, तो वो अपने आप आपके प्रति खुल जाता है और आपको पसंद करने लगता है। और यहीं पर किताब का सबसे यादगार संदेश आता है, जिसे माया एंजेलो ने भी बहुत खूबसूरती से कहा है। लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या किया, लेकिन लोग कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। शब्द और काम धुंधले पड़ सकते हैं, लेकिन भावनाएं हमारे साथ रह जाती हैं। रिश्ते इसी भावना पर बनते हैं। ये सारी तकनीकें सिर्फ उस भावना को पैदा करने के औजार हैं। ये आपको शुरू करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन अंत में आपकी सच्ची नियत ही है जो मायने रखती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो लेल लॉन्डेस की किताब का जो जीवन बदलने वाला सत्य है वो एक सीधी कड़ी की तरह है। अच्छा संवाद आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है, और वो आत्मविश्वास आपको गहरे और सार्थक रिश्ते बनाने में मदद करता है। और अंत में वही रिश्ते आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह की सफलता की नींव रखते हैं। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है जो किसी से बात करने के एक छोटे से कौशल को सीखने से शुरू होता है। ये बहुत ही उम्मीद जगाने वाला विचार है। इसका मतलब है कि कोई भी, चाहे वो कितना भी शर्मीला या अंतर्मुखी क्यों ना हो, अपनी सामाजिक स्थिति को सुधार सकता है अगर वो इन सिद्धांतों को सीखने और अभ्यास करने को तैयार है। बिल्कुल। और अंत में किताब से एक प्रेरक लाइन साझा करना चाहूंगी जो इस पूरी बात को समेट देती है। आपको ये बदलने की जरूरत नहीं है कि आप कौन हैं, बस ये बदलें कि आप लोगों से जुड़ते कैसे हैं। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। ये अपनी पर्सनालिटी को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने कम्युनिकेशन के टूलकिट में कुछ नए और बेहतर औजार जोड़ने के बारे में है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये किताब हमें सिखाती है कि करिश्मा सीखा जा सकता है। ये तकनीकों का एक समूह है। तो ये सवाल उठता है कि अगर करिश्मा एक कौशल है जिसका अभ्यास किया जा सकता है, तो इसमें प्रामाणिकता या असलियत की जगह कहाँ है? क्या कोई व्यक्ति इन तकनीकों में माहिर होने के साथ साथ पूरी तरह से वास्तविक भी हो सकता है, या इसमें हमेशा थोड़ा बहुत प्रदर्शन या एक्टिंग शामिल होती ही है?